हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम विज्ञान के इस कड़ी में विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय 9 है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों, हम ये जो बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं वह यूपी बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार 20 नंबर के क्वेश्चन आपके विज्ञान में आएंगे। उसके तहत हम जीव विज्ञान का यह पाठ आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं। पहला, जीवों में अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं किस प्रजनन द्वारा प्राप्त होती है? इसके 4 ऑप्शन हैं, लैंगिक प्रजनन के द्वारा या अलैंगिक प्रजनन के द्वारा या कायिक जनन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जीवों में अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? मेंडल के अनुसार शुद्ध गोल बीजों का जो जीनोटाइप कैसा है उसके लिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है कैपिटल आर, दूसरा है स्मॉल टी, तीसरा है कैपिटल टी और चौथा है स्मॉल टी कैपिटल टी। तो शुद्ध गोल के लिए आपका पहला जो ऑप्शन है कैपिटल आर वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हम निम्न में से किससे अधिक समानता रखते हैं? कैसे? विकासीय दृष्टिकोण से 4 ऑप्शन है, जीवाणु है, मकड़ी है, चिंपैंजी है और चीन के विद्यार्थी। तो हम विकासीय दृष्टिकोण से अधिक समानता रखते हैं चीन के विद्यार्थी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समजात अंगों के उदाहरण हैं। 4 ऑप्शन है, हमारा हाथ व कुत्ते के अग्रपाद, दूसरा आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी, तीसरा है हमारे दांत व हाथी के दांत, चौथा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के लिए उपरोक्त सही वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए या डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। कौन? यहाँ 4 ऑप्शन है, विषाणु, हरितलवक, जीवाणु या इनमें से सभी। तो इसमें पहला ऑप्शन है, यह न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल के जगह पर या तो इनके अंदर डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। किसमें? विषाणु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युग्मनज जायगोट में गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम की संख्या होती है। 4 ऑप्शन है, X, 3X, 4X और 2X। तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2X होती है। क्या होती है? 2X होती है, क्योंकि जायगोट का जो निर्माण होता है युग्मकों के द्वारा होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक अगुणित होते हैं ये, तो वो जब मिलते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन 2X सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन केवल प्रोटीन के बने होते हैं? 4 ऑप्शन है, प्रायांश, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तो प्रायांश जो है वह केवल प्रोटीन के बने होते हैं। यह सब वायरल पार्टिकल है, अर्थात विषाणु से भी छोटे होते हैं। इनके अंदर केवल प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से डीएनए किस में पाया जाता है? किस केस में? यूकैरियोटिक केस में। 4 ऑप्शन है, केंद्रिका में, केंद्रकाभ में, केंद्रक द्रव में या इनमें से कोई नहीं।
तो यूकैरियोटिक केस में डीएनए आपका केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। इसके अलावा जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और हरित लवक के अंदर भी पाया जाता है। यदि यही क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक के लिए होता तो डीएनए कोसा द्रव्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न किस प्रक्रिया के द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति डार्विन के अनुसार हुआ है? अर्थात डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है? यहाँ 4 ऑप्शन है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति से, अंगों के प्रयोग या अनुप्रयोग से, उत्परिवर्तन से या प्राकृतिक वर्ण से अर्थात नेचुरल सिलेक्शन से। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, मेंडल के अनुसार कौन सा जीन प्रारूप मटर के बौने पौधे के लिए है? 4 ऑप्शन है, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी या इनमें से कोई नहीं। तो बौने पौधे का प्रारूप आपका पहला ऑप्शन सही है, स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी है क्या है? लंबापन के लिए है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी यह भी लंबापन के लिए है, जबकि बौनापन के लिए क्या है आपका? स्मॉल टी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडल ने वंशागति के नियम का प्रयोग किस पौधे पे किया था? तो 4 ऑप्शन है, गेंदा, गुलाब, मटर या इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने अपने वंशागति का नियम मटर के पौधे पर प्रयोग करके दिया था। मटर के पौधे का वनस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम है। अगला देखते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 46, 45 या 48। तो मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, अर्थात 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। अगला देखते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कौन है? अर्थात कौन है जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, आरएनए, डीएनए, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, जबकि वायरस के केस में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। अगला देखते हैं, मेंडल के अनुसार विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है युग्म विकल्पी एलील, विषम युग्मजी, समयुग्मजी या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है, युग्म विकल्पी। अगला देखते हैं, मानव में दैहिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती? ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46 या 42। तो पहला ऑप्शन सही है, मानव में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 44 अर्थात 22 जोड़ा होता है। मादा का जीनोटाइप क्या होता है? गुणसूत्र की व्यवस्था कैसी होती है? XY, X0, XX या इनमें से कोई नहीं। तो मादा का जो जीनोटाइप होता है वो XX होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था? 4 ऑप्शन है, लैमार्क ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या डार्विन ने। तो जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा था। चौथा ऑप्शन आपका सही है। केंद्रक का निर्माण होता है किससे होता है? 4 ऑप्शन, डीएनए से, आरएनए से, प्रोटीन से या न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो केंद्रक का निर्माण न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, टीएच मॉर्गन। तो चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला, विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? 4 ऑप्शन है, चमगादड़,
बंदर, चिंपैंजी या इनमें से कोई नहीं। चिंपैंजी विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? चिंपैंजी है। अगला क्वेश्चन, एक द्विसंकर संकरण का दृश्य प्रारूप अर्थात फिनोटाइप क्या होता है? 4 ऑप्शन है, 3 संबंधी 1, दूसरा है 1 संबंधी 1 संबंधी 1 संबंधी 1, तीसरा ऑप्शन है 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 या इनमें से कोई नहीं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का दृश्य प्रारूप मेंडल के हिसाब से क्या है? 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 है। अगला क्वेश्चन, जैव विकास का मूल स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन है, प्राकृतिक चयन, लैंगिक चयन, कृत्रिम चयन या इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास का मूल स्रोत क्या है? लैंगिक चयन है। अगला देखते हैं, शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 44, 22, 42 या 40। तो शुक्राणु में जो ऑटोसोम की संख्या होती है वो 22 होती है। अगला देखते हैं, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? पहला है ऑप्शन विभिन्नताएं, दूसरा है प्राकृतिक चयन, तीसरा है योग्यतम की उत्तरजीविता, चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संकर संकरण का जीन प्रारूप अनुपात होता है, जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल यहाँ पे है, 3 संबंधी 1, 1 संबंधी 2 संबंधी 1, 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 या इनमें से कोई नहीं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण का जीनोटाइप क्या होता है? इसके लिए दूसरा ऑप्शन सही है, 1 संबंधी 2 संबंधी 1। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। 4 ऑप्शन यहाँ है, XY, XX, Y और X। तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र की व्यवस्था है वो XY के रूप में होती है। अगला, जीन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉनसन ने, वाटसन एवं क्रिक ने, खुराना ने या पुनेट ने? तो जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था। अगला, TH मॉर्गन ने किस जीव पर अपना प्रयोग किया था? 4 ऑप्शन है, फल मक्खी, बालू मक्खी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो TH मॉर्गन ने अपना जो प्रयोग किया था वो फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई जिसे बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इस पर इन्होंने अपना वर्क किया था। इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इसके साथ ही इनको बोलते हैं क्या? मैन ऑफ ड्रोसोफिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन ऑफ ड्रोसोफिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? 4 ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन, मेंडल, रॉबर्ट हुक या इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने क्या किया था? पृथक्करण का नियम दिया था। तो मेंडल के 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, मटर के लंबे पौधे का संकरण जब बौने पौधे से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। द्वितीय पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होंगे? तो द्वितीय पीढ़ी में लंबे पौधे भी प्राप्त होंगे और बौने, दोनों पौधे प्राप्त होंगे, लंबे भी और बौने भी। तो ये आपका ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, डीएनए के दोनों श्रृंखलाएं किससे जुड़ी होती हैं? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध द्वारा, दूसरा है संयोजी बंध द्वारा, तीसरा है पेप्टाइड बंध द्वारा, चौथा है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन, लैमार्क, मेंडल, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन की जो बुक लिखी गई थी किसके द्वारा?
डार्विन के द्वारा। तीसरा ऑप्शन सही है। कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों पर, निषेचित अंडों के ऊष्मायन ताप पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो कुछ सरीसृपों में लिंग का निर्धारण वातावरण टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए दूसरा ऑप्शन सही है। मानव में संतान लड़का होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन पिता का Y गुणसूत्र, या माता का X गुणसूत्र, या पिता का X गुणसूत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो पिता का Y गुणसूत्र ही जिम्मेदार है कि होने वाला संतान लड़का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायिक ऊतकों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है। उपार्जित लक्षण, दूसरा आनुवंशिक लक्षण, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कायिक ऊतकों में होने वाला परिवर्तन उपार्जित लक्षण कहलाता है। यह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है, जबकि जो आनुवंशिक लक्षण है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। जंगली गोभी से गांठ गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, गोभी पत्ता, लाल पत्ता गोभी, केल का विकास किस प्रकार के चयन से हुआ है? 4 ऑप्शन है। कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम चयन, मानव ने कृत्रिम चयन के द्वारा जंगली गोभी से इन विभिन्न प्रकार के सब्जियों का विकास किया है। इस तरह बच्चों हमने इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में या भविष्य में आने वाले आगामी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।